Evening. Good evening. Okay, let's begin the class. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल का सेशन हमने किया था तो हमने वर्नियर कैलिपर सीखा था. So let me just show you the vernier caliper over there. So that's the vernier caliper, what it looks like, and this is the sliding scale on it, which can be slided, and on that particular sliding scale, we have the vernier divisions over there. These are the 10 of the vernier divisions graduated on this sliding scale. Right, whichever object whose length is to be measured is to be grasped between these two jaws, इन दोनों jaws के बीच में. और जब हम jaws को close कर देते हैं तो फिर जो zero of the vernier है और जो zero of the main scale है, ये पूरा main scale है, ये vernier scale है इसके ऊपर, तो वो आपस में zero coincide करने चाहिए. राइट, अगर वो नहीं करते हैं तो हमने सीखा था कि जीरो एरर आ जाए. और भी इसके यूजेस होते हैं, जैसे बताया था, दिस इज यूज्ड फॉर, इसको एक्सटेंड कर लोगे, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेंडर. राइट, इनर डायमीटर नापने के लिए इसका भी अपर जॉज यूज हो सकते हैं. सो दैट्स अ वर्नियर कैलिपर फॉर अस. टू स्केल्स, द वर्नियर एंड द मेन स्केल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डिवाइस व्हिच इज अ screw gauge, screw gauge जैसे बोले. So that's a screw gauge for us. वहां पर भी है, यहाँ पर भी है. That's it for us. And there are some parts in it. And of course screw gauge क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि actually में इसके ऊपर threads है of the screw. Right? These are the threads of the screw. And then उसके ऊपर ये पूरा arrangement है. अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो ये स्क्रू साथ में ओपन होता है. इसका मतलब इसी के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर है. मतलब इसकी जो डिविजन्स हैं वो एक्चुअली उन स्क्रू के थ्रेड्स के ऊपर है. तो कुछ पोर्शंस है इसके, है ना. तो ये दोनों है. अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इन दोनों पार्ट्स को, जो ये दोनों पार्ट्स हैं, इनको स्टड्स बोल दिया जाता है. पर वो टेक्निकल लैंग्वेज में उसके भी नाम है ना. इसको एनविल बोला जाता है. दिस इज नोन एज एन एनविल. वो लेबल डायग्राम मिल जाएगा आपको. ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको थिम्बल बोला जाता है, थिम्बल. और ये जो ब्लैक कलर पार्ट है इसको रैचेट बोला जाता है, which is used for actually rotating this. इसके लिए यूज आता है. अब ये जो पार्ट है इसके ऊपर सर्कुलर स्केल है, और जो मेरे हाथ में स्क्रू गॉज है स्टैंडर्ड, इसमें 100 डिविजन्स. और ये जो पार्ट है जो ओपन हो रहा है, ये जो ओपन हो रहा है यहाँ पे मेन स्केल है. दैट्स अ मेन स्केल फॉर अस. सो दो स्केल्स हैं फिर से, एक मेन स्केल है और दूसरा यहाँ पे सर्कुलर स्केल. अब होता क्या है कि जब आप इसको रोटेट करोगे तो एक कंप्लीट रोटेशन दोगे. वन कंप्लीट रोटेशन विल हैव 100 डिविजन्स. और ये जब 100 डिविजन्स रोटेट करेगा तो मेन स्केल पे 1 mm मूव करेगा. दोबारा से जब मैं इसको एक पूरी रोटेशन देता हूं 0 से 0, तो ये तो 100 डिविजन्स मूव कर गया सर्कुलर स्केल. उतने में जो लीनियर स्केल है, जो मेन स्केल है, जिसको पिच स्केल भी बोल सकते हैं, वो मात्र 1 मिलीमीटर आगे जाए. उससे क्या पता चलता है कि वो जो 1 मिलीमीटर है उसके मैंने कितने हिस्से कर दिए, 100 हिस्से कर दिए. एंड सो आई एम एबल टू डिसाइड द लीस्ट काउंट ऑफ इट. तो उससे फॉर्मूला भी बन जाएगा मेरा कि 1 mm अपॉन 100. अब उस 1 mm को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज अ पिच. तो पिच डिवाइडेड बाय 100, तो उस 100 को क्या बोलूंगा, दैट इज अ नंबर ऑफ द सर्कुलर स्केल डिविजन्स. तो मेरा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा. That is a pitch upon number of the circular scale divisions. और 1 mm के मैं 100 हिस्से कर पा रहा हूं इससे, जबकि जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर था वो सिर्फ 1 मिलीमीटर के कितने हिस्से कर पाता था, 10 हिस्से. तो कौन सा ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस हुआ, दिस वन. दैट इज अ मोर प्रिसाइज डिवाइस. रीजन, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट और कम कर दिया मैंने. पहले 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर रहे थे, अब 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से कर दिए. मतलब लीस्ट काउंट कितना बन गया, 0.01 mm. And hence this one is going to measure all small measurement, और बारीक measurement, like the thickness of my hair. मैंने आपके नहीं दिखाऊंगा, but it can. मतलब जैसे ये वायर है ना, ये वायर है, और इस वायर की मुझे क्या नापनी है, डायमीटर नापना है. तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ रखना है ऐसे ऐसे, और इसके बीच में ग्रिप कर देना है. लेट मी शो. ये मैंने इसके बीच में इसको ग्रिप कर देना है, करने तो दो पहले. तो ऐसे ये वायर, ये इसके बीच में, ये अभी ग्रिप हो जाएगी, हो रही है, ये हो गई. सी, हो गई. अब मैं इसकी रीडिंग ले लूंगा, ठीक है ना.
और उसकी दो रीडिंग आएगी, एक तो मेन स्केल और दूसरी कैसे वर्नियर स्केल, मतलब सर्कुलर स्केल, और उससे मेरे वो मेरी ऑब्जर्व रीडिंग मिल जाएगी। तो साथ में एरर भी आएगा जो कि पहले भी था, तब उस एरर की कहानी को भी समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऑन द बोर्ड नाउ अबाउट द आइडिया ऑफ द स्क्रू गॉज, उसके पार्ट्स और उसकी वर्किंग। सो लेट्स बिगिन। सो लर्निंग टैबलेट तो सिंपल है, स्क्रू गॉज पढ़ना मैंने और कुछ क्वेश्चन वगैरह करने हैं उसके बेसिस पे। लीस्ट काउंट का आइडिया मुझे अच्छे से याद है, ये बिल्कुल बेकार है, बहुत बढ़िया है। 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से कर दिए, 1 मिलीमीटर मेरी लीस्ट काउंट हो गई। अब मैंने क्या करना है, इसके 100 हिस्से करना है, अपनी लीस्ट काउंट को और गिराना है ताकि प्रिसीजन को बढ़ाना है। दैट्स अ लेवल डायग्राम फॉर यू, दैट्स अ एंगल पार्ट, दैट्स अ स्पिंडल पार्ट, मतलब जिसको आम भाषा में स्टड्स बोल सकते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे मतलब ये पूरा बंद होगा, तो उस समय ये जो मेन स्केल है उसका ये 0 है, दैट्स अ 0 ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल को पिच स्केल भी बोल सकते हैं। सिर्फ वो आपका विजिबल होगा, दैट्स इट, मतलब ये पूरा बंद हो जाएगा और ये मेन स्केल बाकी जो है वो विजिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप इसको खोलते जाओगे वैसे वैसे ये आपका मेन स्केल विजिबल होना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो रहा था, वर्नियर कैलिपर में क्वेश्चन ऐसे बनते थे कि आपकी रीडिंग है 20 और 21 के बीच में, तो फिर हमें बताना पड़ता था कि भाई आपको लेफ्ट साइड वाला देखना, राइट साइड वाला नहीं देखना, मतलब 20 लेना है, छोटा वाला लेना, ये बताना पड़ रहा था। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाकी का स्केल विजिबल ही नहीं होता। तो आपको जो विजिबल है वही आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? इतना खुला हुआ है, इस समय ये 5 और ये 6 के डिवीजन तक विजिबल है। इसका मतलब 6 mm, अगर वो मिलीमीटर की डिवीजन है तो ये 6 mm की इसकी मेन स्केल रीडिंग डिसाइड होगी, दैट्स इट। मतलब कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बस ये पता होना चाहिए कि पिच कितनी है, मतलब मिनिमम स्केल डिवीजन कितना है और कितनी डिवीजन है, उससे मल्टीप्लाई करो तो आपकी मेन स्केल रीडिंग की रीडिंग आ गई। तो बचती है कौन सी रीडिंग? सर्कुलर स्केल रीडिंग, वो भी बहुत आसान है। उसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन है जिसके ऊपर मेन स्केल है पूरा, उसको रेफरेंस लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेफरेंस लाइन। तो ये जो सर्कुलर स्केल के ऊपर रीडिंग्स है, वो रीडिंग जो इस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी उसको देखा जाता है। हमें तो कोइंसाइड करने वाली देखनी होती है ना, तो वो कोइंसाइडिंग यहाँ पे कहां पर है? अगेंस्ट द रेफरेंस लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग देख लो कौन सी कोइंसाइड कर रही है, तो 75th यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे आएगी? दैट इज जो भी रीडिंग कोइंसाइड करिए मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर द मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू द विजिबल डिवीजन। क्या लिखा है मैंने? द विजिबल डिवीजन ऑन द मेन स्केल, जो भी देख रहे हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय द पिच। जैसे इस एग्जांपल में 6 डिवीजन है और पिच स्केल कितना है? 1 mm, तो यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी? 6 into 1 mm। पिच का मतलब द मिनिमम डिवीजन ओवर देयर। सो ये रीडिंग आ गई मेरी मेन स्केल की 6 mm। करेक्ट। अब आ जाती है सर्कुलर स्केल रीडिंग, CSR, द सर्कुलर स्केल रीडिंग। वो कैसे आएगी? डिवीजन which is coinciding with the reference line, that is division coinciding with the reference line and multiplied by what? Once again the least count, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब इस रीडिंग लेने के लिए आपको लीस्ट काउंट चाहिए, तो पहले लीस्ट काउंट लिखेंगे। लीस्ट काउंट क्या होती है? सो दैट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो वो स्टैंडर्ड वाले में 100 है, किसी किसी क्वेश्चन में 50 भी आ सकता है। स्टैंडर्ड वाले में कितने हैं? 100 है। और पिच कितनी है? बाय डिफॉल्ट 1 mm, किसी क्वेश्चन में बदल भी सकती है। अभी जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है उसके अंदर कितनी है? 1 mm। सो दैट्स 1 mm एंड डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से कर दिए मैंने, एंड सो दैट बिकम्स 0.01 mm। दैट्स माय लीस्ट काउंट। आप चाहे तो 0.001 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, दैट्स 0.01 mm।
तो अब ये जो रीडिंग है जो कि रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है कितनी 75, उसको इस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दैट इज 75 multiplied by 0.01 mm. That was 0.75 mm. Right? अब मेरे को रीडिंग आ गई. तो मेरी रीडिंग क्या है? Observed reading. So that observed reading is equal to the main scale reading plus the circular scale reading. अब main scale reading कितनी आई? 6 mm और circular scale 0.75 mm. So that's 6 mm plus 0.75 mm. और मेरा आंसर आ गया. And my answer is 6.75 mm. And see the precision which has improved to 2 decimal points of mm. और अगर इसको आप किसमें लिखते हैं? सेंटीमीटर में. So that is 0.675 centimeter. तो 3 decimal लिख रहे हैं आपको. So this is how the precision has been increased by decreasing the least count. गिरा के least count को precision has been increased. रीडिंग भी लेने आ गए. अब एक बात मतलब ऐसा समझा ही दिया मैंने, पर फिर भी जैसे मैंने क्या बोला, ये जो थ्रेडिंग्स है इसके ऊपर थ्रेडिंग्स होती है. These are threadings. ये सारी थ्रेडिंग्स हैं. These are the threadings. राइट? ये पूरी थ्रेडिंग्स है जिसके ऊपर ये स्केल बना हुआ है. तभी तो स्केल बना हुआ है ना, वो यही है. ये 1 ग्रेजुएशन मतलब 1 mm है. ये 1 ग्रेजुएशन मतलब फिर से 1 mm है. इसी को पिच बोले. ये पूरा थ्रेड मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड के बीच का डिस्टेंस. दोबारा से 2 कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड के बीच का डिस्टेंस थ्रेडिंग है ना. उन दोनों कॉन्सेक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस 1 mm है. उसी को बस स्केल बना हुआ है. मतलब ये सारी थ्रेड्स हैं जो आपकी ग्रेजुएशन से डिवीजन से दे बेसिकली थ्रेड. तो ये भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला जा सकता है that a distance between the two threads is given. तो अंडरस्टूड हो गया कि वो क्या गिवन है? पिच गिवन है. मतलब आपकी मिनिमम रीडिंग वाला मेन स्केल गिवन है ना. और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने, तो उससे आपकी लीस्ट काउंट आ गई और फिर आपकी रीडिंग आ गई. इसके अंदर क्या बचता है? वही मेरा जीरो एरर निकालना बचता है. तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब इसका जीरो एरर निकालना सीखते हैं. एंड दैट इज द सिंपलिस्टिक आर्टिकल ऑफ द स्क्रू गेज. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. सर. हाँ जी बेटा बोलो. बोलो जी. बोल के कहाँ गए वो है? सर आपकी आवाज कम आ रही है. हाँ यस सर, आपकी वॉइस ना कभी कम आ रही है कभी ज्यादा. मतलब वॉइस में थोड़ी It is very muffled. डीप. वॉइस सर कम ठीक है, ईयरफोन्स पहन लीजिए. लग आवाज आ रही है अब मेरी? Yes, sir, आ तो रही है बट थोड़ी स्लो है. गाना गा रहा हूँ. एम्पलीट्यूड कम है, वॉइस का फ्लो कम है. सर एम्पलीट्यूड आ रही है. सर काफी वो स्लो आ रही है. मतलब वॉल्यूम थोड़ी हाई करनी है. वॉल्यूम तो बोलिए. ऐसा लग रहा है कि कभी आप बहुत दूर खड़े होकर बोल रहे हो, कभी लग रहा है बिल्कुल पास के दूर. ऐसे आ रही है. वॉल्यूम तो मेरी पूरी है 100 मैक्सिमम होगी. वॉल्यूम तो पूरी आ रही है. ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर. हाँ जी. राइट. तो ये तो डेफिनेशन एडिशन है. बातें तो समझानी थी तो समझाई है. तो ये तो डेफिनेशन एडिशन है. बस मात्र के लिए कि पिच क्या है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और लीस्ट काउंट क्या है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. फॉर्मूला तो मैंने बता दिया. ये आपका पिच है. इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल. स्पिंडल का मतलब मैंने बता दिया था. जो सेकंड वाला पार्ट है उसको स्पिंडल बोल रहे हैं. दिस इज अ स्पिंडल. ये जो पार्ट है जो कि मूवेबल पार्ट है उसको स्पिंडल बोलते हैं.
इसको एनविल बोलते हैं, जो फिक्स वाला पार्ट है, जो मूवेबल पार्ट है उसको स्पिंडल बोलते हैं। तो स्पिंडल की रेवोल्यूशन हो रही है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन व्हिच इज मेजर्ड बाय मूविंग द हेड स्केल ओवर द पिच स्केल। तो पिच स्केल आपका ये वाला स्केल है, दिस इज योर पिच स्केल, और इसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल की मूवमेंट है उसको हम स्पिंडल की मूवमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये आपके सर्कुलर स्केल की मूवमेंट, राइट। तो एक रेवोल्यूशन में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज सपोज्ड टू बी डिफाइंड एज अ पिच ओवर हियर। ये पिच की डेफिनेशन है, लीस्ट काउंट ऑलरेडी समझा दी। As a least count of the screw is defined as a distance moved by the tip of the screw when turned through one division of the head scale. तो ये मेरा हेड स्केल है, तो वो कितना डिवीजन मूव कर रहा है, ये एक डिवीजन, क्योंकि इसी के ऊपर डिविजन्स बनी हुई है, यही इसी के ऊपर मेन स्केल पे या हेड स्केल पे डिविजन्स बनी हुई है, तो ये सारी डिविजन्स है, तो वो एक डिवीजन मूव करेगा एंड दैट इज सपोज्ड टू बी डिवाइड करके उसको, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बना दिया। So that's a pitch divided by the circular scale divisions, right? The circular scale divisions. चलो, so definition है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मतलब दोनों का समझ में ऑलरेडी आ चुका है हमें। That's just a definition addition of it. Simple ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, pitch upon the circular scale divisions. उतना डिफिकल्ट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इतना लिख दो उतना भी काफी होता है अपनी लैंग्वेज में बना। So let's move on और सीखते हैं कि अब हमारी बारी है कि ये जीरो एरर कैसे आएगा और उसको कैसे ट्रीट करना है। तो अब इस बार क्या है कि जीरो को जीरो से कोइंसाइड नहीं करवाना, हमारे पास रेफरेंस लाइन है मेन स्केल की, दैट्स द रेफरेंस लाइन, और इस रेफरेंस लाइन के अगेंस्ट जिस समय एनुअल और स्पिंडल कॉन्टैक्ट में है ना, दोनों को पूरा बंद कर दिया, मतलब इन दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आए, एनुअल एंड स्पिंडल आर इन कॉन्टैक्ट, उस समय एट दैट पोजीशन ये जो जीरो है सर्कुलर स्केल का, वो रेफरेंस लाइन के अगेंस्ट आना चाहिए। तो अगर जीरो रेफरेंस लाइन के अगेंस्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं जीरो एरर नहीं। सो इन कंडीशन में देयर इज सपोज्ड टू बी नो जीरो एरर, दैट इज द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अगेंस्ट द रेफरेंस लाइन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जीरो एरर आ जाए। तो ये हमारी पहली कंडीशन है जिसमें जीरो जो है वो इस रेफरेंस लाइन के पीछे लैग कर रहा है, पीछे लैग। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी रीडिंग ज्यादा आ रही है, विल बी गेटिंग मोर रीडिंग, क्योंकि आप तो यहां से शुरू कर रहे हैं, तो आपकी रीडिंग ज्यादा आ रही है। इसका मतलब जो आपका एरर है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि रीडिंग ज्यादा आएगी। सो दिस इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। So what is a positive zero error? इसमें zero of the circular scale पीछे लैग कर रहा है, मतलब रेफरेंस लाइन के पीछे है। अब कितना पीछे है वो चेक कर लो। सो कितना पीछे है वो इतने डिविजन काउंट कर लो। तो जैसे डिवीजन काउंट हो गई 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डिविजन आ गए। तो 7 डिविजन से पीछे लैग कर रहा था, दिस वाज लैगिंग, सो दैट वाज लैगिंग, मतलब पीछे रह गया था, बिहाइंड द रेफरेंस लाइन। इस कंडीशन में हमने जीरो एरर को क्या बोल दिया, पॉजिटिव। सो द जीरो एरर ओवर हियर इज व्हाट, पॉजिटिव। अब कितना है जीरो एरर वो तो निकालना वैसे इजी है, दैट इज जीरो एरर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स, जितना वो लैग कर रहा है उसको मैं n नॉट लिख दूं, जितनी लैगिंग डिविजन्स है, सो दैट इज n नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट, दैट्स इट। तो लीस्ट काउंट मैंने पहले चेक कर लिया, स्टैंडर्ड के लिए 0.01 mm, और n नॉट की वैल्यू कितनी है 7, तो दैट्स 7 into 0.01 mm, which is working as 0.07 mm। ये मेरा रिजल्ट बना, that's 0.07 mm, that's the value for the zero error। और कैसे पॉजिटिव है, so I wish to like this as positive। ये तो हो गया कि जीरो लैग कर रहा, तो मेरी रीडिंग ज्यादा आ रही थी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे जीरो एरर माइनस करना होता है, तो मैं उतना माइनस कर दूंगा तो मेरी रीडिंग करेक्ट हो जाएगी। और इसमें क्या हो रहा है सेकंड में कि जीरो आगे फॉरवर्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन, द जीरो इज नाउ अहेड। सो सिंस इट इज अहेड, तो कितना अहेड है वो नोट कर लो। तो नोट कर लिया कि कितना अहेड है, तो यहाँ पे 2 डिविजन अहेड है,
उसको मैंने यहाँ पे n लिख लिया, ये n प्राइम लिख लिया, दैट इज 2 डिविजन्स अहेड। बस मैंने उतना ही देखना कि कितने डिवीजन अहेड है। सो देन द जीरो एरर, पहले तो नेगेटिव हो गया, एंड माइनस n प्राइम एंड इनटू लीस्ट काउंट, दैट्स इट। मैंने n प्राइम क्या समझाया आपको कि कितना वो आगे हो गया, बस उतना नोट करना। मैंने ये नहीं बोला कि एक्चुअली में यहाँ पे मार्किंग क्या है। ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर ये 50 डिविजन्स है। यहाँ कितनी है? इन टोटल 50 है। मतलब ये 45 है, 46, 47, 48, 49, वापस 0 हो। तो 0 से 49 फिर 50, मतलब 50 डिविजन्स का ये सर्कुलर स्केल है। ठीक। अब एक्चुअली में जब आप ग्रेजुएशन देख रहे हो तो ये जो रीडिंग है वो एक्चुअली में रीडिंग 48 आ रही है। तो आपको क्वेश्चन में वो 48th रीडिंग लिखा हुआ है, तो आपने 48 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं कर देना गलती से। समझ आ रही है? आपने क्या करना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उतना डिवीजन को लैग कर रहा है ये ऐड। सो कितना ऐड है? 2 ऐड। तो आपने वो करना। अब वो बुक में ये फॉर्मूला कैसे लिखा होगा कि टोटल डिवीजन में से रीडिंग माइनस कर, मतलब 50 में से 48 माइनस कर। तो बात तो घूम फिर के वही हो गई। पर ज्यादा इजी क्या है, अब सीधा वो देखो कि 0 कितना अहेड गया या 0 कितना पीछे रहेगा। और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन है तो ठीक है, तो फिर आपके टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स में से आप माइनस कर लो और फिर आपको उतनी वैल्यू मिल जाएगी, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे वर्डियर में था कि एक लेफ्ट से 0 एरर देखते हैं, एक राइट से 0 एरर देखते हैं, एक तरीके से सेम बात हो गई है। पर यहाँ पे ज्यादा इजी है क्योंकि ये सर्कुलर स्केल, तो जो 2 0 वाली बातें नहीं आ रही। तो फिलहाल यहाँ पे that becomes -2 into 0.01 mm, so that's minus 0.02 mm is supposed to be the zero error in this condition. So that's the zero error for us. इस बार दोनों जीरो मैचअप नहीं करने। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज टू बी मैच्ड अप अगेंस्ट द रेफरेंस लाइन, जो कि आपकी पिच स्केल के ऊपर है, मेन स्केल के ऊपर है, जिसके ऊपर यहाँ पे ग्रेजुएशन होते हैं। उस लाइन के रिस्पेक्ट में हमने इसको मैच ऑन करा। So that's the zero error. आप उसको मैं लिख देता हूँ ऊपर, that is the zero error is the negative zero error. And we know that the zero correction, ZC means zero correction is negative of the zero error. Further, अगर मैं corrected reading लिख रहा हूँ, that's a corrected reading. So that corrected reading is equal to observed reading जो मैंने पहले निकाली थी, and minus of zero error. अब यहाँ उसको प्लस ऑफ जीरो करेक्शन भी लिख सकते हो, तो मैंने सीधा लिख दिया माइनस ऑफ जीरो error. इसके अंदर कौन कौन सी रीडिंग थी? द मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR एंड माइनस ऑफ जीरो एरर। तो ये 3 हिस्से हो गए आपके क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल्स के, कि आपको फाइनल रीडिंग कैसे मिल रही है। फाइनल रीडिंग का मतलब है करेक्टेड रीडिंग। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जीरो एरर हो ही ना, जैसे इसमें बहुत अच्छी डिवाइस है, महंगी डिवाइस है ही नहीं, ओवर यूज नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, जीरो मिटा नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसके लिए जीरो एरर नहीं है। अगर है तो निकाल लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जीरो एरर उसका सबट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो इसके अंदर तो वर्चुअली वो ऐड हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो जीरो एडवांस कर गया, इसका मतलब आपकी रीडिंग यहाँ पे ज्यादा आ रही थी क्योंकि जीरो एडवांस कर गया, which explains कि आपको करेक्शन में जो होगी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जीरो एडवांस कर गया था तो आपकी रीडिंग क्या आ रही है, कम आ रही है ना, क्योंकि आप यहाँ से -2 से एक तरीके से रीडिंग ले रहे हो, तो रीडिंग कम आ रही है, तो जितना आपका कम आ रहा था उतना ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर हम इसको माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो गया, उतना ऐड। स्क्रीनशॉट प्लीज। स्क्रीनशॉट, टेकन द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. सर एक बार आप चेक करो, कहते हैं आपने ऑडियो सेटिंग्स में आपने
ऑडियो सप्रेशन तो नहीं की, कहते हैं जो बैकग्राउंड वॉइस होती है उसको कम तो नहीं किया हुआ, उसकी वजह से होता है कहते हैं ऑडियो को आगे पीछे? बिल्कुल नहीं करा वो, बिकॉज आई एम रिलेइंग डायरेक्टली फ्रॉम द सर आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब कम हो रही है, उसके बाद बढ़ रही है। not using any external software right now. I'm not relaying any through the third party, किसी और सॉफ्टवेयर से रिले नहीं करता। I'm relaying directly through। सर आपने माइक लगाया हुआ है? सर नहीं, आप पीसी में अपने कहते हैं लैपटॉप में सेटिंग्स होती है ऑडियो की, उधर आपने किया होगा शायद। नहीं किया हुआ बेटा, जूम की नहीं किया हुआ बेटा। आई एम टेकिंग डेली क्लासेस, नहीं किया। सर आप ही थोड़ा ऊंची बोल लो। सर शायद माइक सही से ना लगा। आई नो द सेटिंग्स नहीं करी हुई है बेटा, कुछ और रीजन होगा, इंटरनेट कोई इशू होगा जिसकी वजह से पिक्स प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं हो रही हो। मे बी दैट माइट बी द रीजन। Okay, चलो, this is a question and please try to get the answer to the question. तुम्हारी तो आवाज पहुंचनी चाहिए ना मेरे पे। आंसर है So 4.5. So 4.5. 4.5। यस सर 4.5। Because कोई कंफ्यूजन है नहीं यहाँ पे, because it is written the means के लिए supposed to be in the millimeter। इसका मतलब ये डिवीजन आपकी मिलीमीटर में है, तो इसका मतलब ये हाफ ऑफ द डिवीजन आपके हाफ मिलीमीटर होगी। So that is pretty much clear कि ये 4 है और ये हाफ है, so that is clearly what 4.5। That means 4.5 mm is supposed to be the reading। और जैसे मैंने बोला था, it's very very easy, क्योंकि आपको आगे की डिवीजन कुछ दिख ही नहीं रही, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो मेन स्केल रीडिंग लेना इतना आसान होता है, क्योंकि आपको जो विजिबल है बस उसी की रीडिंग लेनी होती है। तो विजिबल आपको कितना है 4.5। सो दैट्स माय रिजल्ट, दैट्स अ बी पार्ट, दैट इज 4.5 mm ओवर हियर। सो दैट्स ये सिर्फ क्वेश्चन ये बताने के लिए था कि भाई आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती। बाकी आगे रीडिंग लेनी होती है कि भाई इसके आगे देखना पड़ेगा कि कौन सा जो डिवीजन है यहाँ पे वो कोइंसाइड कर, कौन सा डिवीजन, उसके अकॉर्डिंगली आगे आपकी रीडिंग गैदर हो जाएगी, राइट। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे। So let's move on. Right. Let's read the language of the question. It says a screw gauge has a screw having 2 threads in 1 mm. इसका मतलब क्या हुआ? पहली लाइन का मतलब बताना। Please tell me the meaning of the first line. So the pitch is 1 mm. Pitch is कितने? How much is the pitch? 2 कितने? 1 mm. सर 0.5 mm। 0.5 mm। एक 2 थ्रेड्स 1 मिलीमीटर में है, मतलब ये हुआ कि ये आपका 1 mm है, लेकिन इसके बीच में कितनी थ्रेड्स बोली है? 2 थ्रेड्स बोली हैं। सो देयर आर गोइंग टू बी द 2 थ्रेड्स, मतलब ऐसे देयर आर 2 थ्रेड्स इन बिटवीन, मतलब 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गई। तो इसका मतलब एक रेवोल्यूशन पे कितना मूव करा होगा? हाफ। दैट मींस दिस इज 0.5 mm। सो पिच की वैल्यू कितनी हो गई है? दैट इज इक्वल टू as 0.5 mm over it। 2 threads in 1 mm। इसका मतलब 1 mm के 2 parts। So that's the value for the pitch। Then the circular scale has 50 divisions। Okay, find the diameter of the wire if the main scale shows 6th division and the vernier reads 46। So try to get the answer। Please generate the answer। Answer please। Sir 6.46। Please
confirm the answer. Is it 6.46? Confirm. Main scale reading कितनी आएगी? How do we get a main scale reading? Number of the divisions multiplied by what? सर 3.46 So 3.46 है main scale. 3.46. मेन स्केल तो 3 हो गए ना. मेन स्केल रीडिंग कैसे आएगी? जितने डिविजन्स है. तो कितने डिविजन्स है? 6 डिविजन्स है. That's 6 into the pitch. So what's the value for the pitch? That is 0.5. So 6 into 0.5 mm plus the circular scale reading. उसके लिए तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 46. So 46 multiplied by the least count. तो least count चेक कर लेते हैं. तो पहले least count निकालते हैं. The least count is equal to pitch upon circular scale divisions. तो pitch कितनी है? 0.5 mm और circular scale divisions कितने हैं? 50. So this works as 0.01 mm. ये क्या बन गया? Least count. Pitch upon circular scale division. तो अब circular scale reading कैसी है? जो vernier reading है multiplied by the least count. So multiplied by 0.01 mm. So hence this value 6 into 0.5 3 mm and plus 0.46 mm. So the value works as 3.46 mm as the result. And that is happily as the B part over there 3.46 mm. Right, so दो parts हैं. First of all, the main scale reading जो जितने division है multiplied by the pitch scale. तो pitch scale correctly identify करो. वैसे mostly question में pitch scale सीधा given होता है. कई बार question इस तरीके की language में हमें confuse करने की कोशिश करता है और option भी देता है वैसे कि आप गलती करो. ये option भी दी हुई है और कई बार आप देखोगे किसी किताब में solution तो उसके ने भी गलती दे रही थी. उन्होंने आंसर 6.46 भी दे रखा होता है. रीजन उस पर्टिकुलर लाइन को मिस कर गए कि 2 थ्रेड्स 1 मिलीमीटर में है. इसका मतलब वहां पे जो पिच स्केल है उसकी वैल्यू कम हो गई है और पिच की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है? 0.5 mm हो गई है. देखो अब हुआ क्या? फाइनली लीस्ट काउंट उतनी ही आ गई. और अगर आपका पिच स्केल 1 mm का होता और 100 डिवीजन होते तो भी आपका लीस्ट काउंट कितना रहता? 0.01 mm. और यहाँ पे क्या हुआ कि पिच स्केल ही छोटा है 0.5 mm का है तो उसके आपने 50 डिवीजन करे तो भी लीस्ट काउंट आपकी 0.01 mm. Moving on next. Right. इसको देख के बता दो रीडिंग कितनी है. Please see and tell the reading of it. This is 0. Please tell the reading of it. Consider the least count as 0.01 mm. So tell the reading of it, please. Reading, please. Reading, please. For 5.28. 5.28. 28. 5.28. Please confirm the reading. Ma'am, my voice is audible. 5.29. 5.2 आगे 9. 8. ये 25 है, ये 26 है, ये 27 है और ये 28 है. So 28 इसके आगे कोइंसाइड करेंगे तो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी 28 into 0.01 mm
और मेन स्केल रीडिंग तो जो विजिबल है, तो विजिबल कितना है, दैट्स द फिफ्थ डिवीजन इज विजिबल, और यहाँ पे ये जो मिनिमम है दैट इज 1 mm स्टैंडर्ड है। अगर इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो वो बताई जाएगी, मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में था, और अगर नहीं बताई गई है तो स्टैंडर्ड है कि पिच स्केल कितना होता है 1 mm, है ना, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं 100, तो वो स्टैंडर्ड है, अगर नहीं तो बताया जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए मैंने लीस्ट काउंट स्टैंडर्ड ले ली क्वेश्चन में, तो वैल्यू कितनी है मेन स्केल की 5 mm, so plus this, so the reading is pretty much clear, that is 5.28 mm is supposed to be the reading. Moving on to next. Right, identify the zero error. The least count is once again 0.01 mm. Identify and calculate zero error. So पहले वाले केस में जीरो एरर है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, तो ये जीरो बिल्कुल दोनों का कोइंसाइड कर रहा है और मैच कर रहा है, मतलब ऐसे ही जीरो होना नहीं चाहिए, रेफरेंस टाइम के साथ मैच कर रहा है, सो हेंस देयर इज नो जीरो एरर। अगले वाले में जीरो एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिकॉज़ द जीरो इज लैगिंग बिहाइंड, सो हेंस इट इज सपोज्ड टू बी पॉजिटिव। कितना पीछे लैग कर रहा है? 0.02। 0.02 डिवीजन, दो डिवीजन पीछे लैग कर रहा है, दिस इज द सेकंड डिवीजन, so hence the zero error is negative first of all, and the value for the zero error that is equal to zero error positive, sorry क्या मैंने गलत लिख दिया, zero error is positive, it's a positive zero error, and that's two divisions into the least count, so that's plus 0.02 mm. Next answer. सर नेगेटिव जीरो एरर। Negative zero error, and how much value? Negative 0.46. 0.04। सर नेगेटिव 0.04। 0.04, क्योंकि हमें क्या देखना होता है कि कितने डिविजन्स का गैप है जीरो में, तो कितने डिविजन्स का गैप है 4 है, कितने डिविजन्स का गैप है 4 डिविजन्स का गैप है, and therefore it is first of all the negative zero error, and when we are writing the error, so that's minus, और कितने डिविजन्स का गैप है 4, so 4 into least count, so it is minus of 0.04 mm. And now as I said that sometimes the books can mention this as equal to, लिखा हुआ ऐसे हो सकता है कि आपको confusion हो, that is minus of 50 minus of 46 into 0.01, इस तरीके से लिखा, मतलब टोटल डिविजन्स में से जितनी 46 है उसको माइनस कर दिया, इस तरीके से लिखा हो, तो आंसर तो सेम ही है, तो ये ज्यादा इजी भी है, जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों के बीच में गैप कितना, बस ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो भी एक तरीके से सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक बार गैप मार्किंग्स पे जैसे आपने कैलकुलेट किया है उस पे एक छोटा सा साइन लगाना है अपने वो क्या कहते हैं कलर से, मुझे एक चीज देखनी है। क्या देखनी है? सर जैसे हमने यहाँ पर 4 पे है, इसमें जो 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 मेन लाइन हमारी 0 है उसको इंक्लूड करना है, जैसे 1। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? सर मिल गया रहने। हाँ सर 4 डिवीजन एक बार बता दो कैसे, सर थोड़ा सा जीरो कंफ्यूजन को रह कौन गया। देखता है भाई, जीरो को तो देखना ही नहीं है, इसको देखना है ना। अच्छा ठीक है, ओके सर, हो गया होगा। Okay. Right, the next one. It says a screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions on the circular scale. The pitch of the screw gauge is supposed to be equal. तो reverse question है, it's a reverse question, मतलब हमारे पास expression तो है that the least count is equal to pitch upon the circular scale divisions. तो reverse पूछा हुआ है that what is a pitch? So the pitch from there should be equal to the least count multiplied by the circular scale divisions.
So लीस्ट काउंट की वैल्यू बता रखी है, that's 0.1 mm, correct, 0.0 and multiplied by 50, that's it. So that works as 0.5 mm over there as the value for your pitch of the screw gauge. Right, so directly formula based question ही है, कोई difficult questions होते ही नहीं है, दोनों के ही, वर्नियर कैलिपर भी difficult नहीं है, and the screw gauge is also not difficult. Next one please. So a question में बोला हुआ है, while measuring the diameter of the wire using the screw gauge, the main scale reading is 7 mm. Main scale reading is 7 mm. 7. And the zero of the circular scale is 35 divisions above the reference line. Right? If the screw gauge has a zero error of, अच्छा zero error सीधे ही दे रही है, सीधे ही दे रही है, बता भी दिया कि नेगेटिव है, सीधे ही दे रही है, और सेंटीमीटर में दिया हुआ. The correct diameter of the wire is, इसका मतलब जो correct diameter होगा should be equal to the main scale reading plus circular scale reading and minus of zero error. ये आपको सीधा गिवन, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है. So please get to the answer. लीस्ट काउंट भी गिवन है, लीस्ट काउंट भी आपको गिवन है 0.001 सेंटीमीटर, एक ही बात है, that's also 0.01 millimeter. So give me the answer please. Write up the main scale reading, write up the circular scale reading, and then subtract the zero error जो कि पहले given है कि negative है. So वो portion तो हो जाएगा minus 0.003 centimeter. What is the main scale reading? सीधे सीधे given है 7 mm. तो बस क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए है कि आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग बतानी है. तो व्हाट इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड द फाइनल आंसर. कम ऑन. व्हाट इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग? आंसर बोलो. सर 7.32 mm. 7.32 mm. 7.32 please verify. So 7.38 mm. 7.38 please verify. Circular scale reading कितनी हुई? CSR is supposed to be equal to 35 multiplied by the least count, that is 0.01 mm. So that's 0.35 mm. That's 0.35 mm. So that's 0.35 mm. That's it. So that's 7.35 mm. और इसको अगर मैं mm में कन्वर्ट कर लूं, so that's plus 0.03 mm. So 7.35 minus plus हो गया. So that becomes 7.38 mm as my result. Centimeter में लिखना चाहूँ, so will be 0.738 centimeter as my result. यूनिट्स में गड़बड़ ना करें, सेंटीमीटर मिलीमीटर वो वैसे तो कोई स्कोप है नहीं गलती का, और जीरो एरर में गलती ना करें. माइनस ऑफ जीरो एरर है, जीरो एरर ऑलरेडी नेगेटिव के वाला है, जीरो एरर को माइनस करा जाता है, तो माइनस प्लस होता है. जैसे 7.32 बोला था, वो उसने ये गलती करी कि इसमें से इसको माइनस कर दिया, जीरो एरर सबट्रैक्टेड है विद साइन, तो माइनस प्लस हो गया. राइट, सो दैट्स द स्क्रू गॉज प्रॉब्लम्स फॉर अस. और इजी बेटा प्रॉब्लम्स है, ज्यादा डिफिकल्टी मोड में प्रॉब्लम्स है नहीं. तीन ही एस्पेक्ट्स है, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द जीरो.
Right. The next question. Please solve this. Find the maximum permissible error in the resistivity. Need to find maximum permissible Excuse me, sir. error. सर एक मिनट पिछली स्लाइड करना, स्क्रीनशॉट लेना है. Okay. Right. So हमें resistivity निकालनी है, उसका फॉर्मूला हमें गिवन है. In the terms of the other terms, हमें resistance की terms में, diameter की terms में, length की terms में ये particular relation हमें given है. So we need to find out the maximum possible error in the resistivity over there. ये find out करना. Right. So let's try to find this out. तो सबसे पहले इसका error लिख लेते हैं. Power वाली condition है. So error equation लिख लेते हैं. So should be delta rho upon rho. पहली टर्म क्या है r, उसकी पावर 1 है. So that's 1 into delta r upon r. Pi कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है, तो वो उसमें तो एरर होगा नहीं. So next is d square. So that is plus twice of delta d upon d and then l. L की पावर कितनी है 1. So plus 1 into delta l upon l. So we need to substitute this and please calculate a percentage error. Calculate the percentage error. The percentage error निकालना आसान है. This to be multiplied by 100 and you'll be getting the result in the percentage. Right? So valuations को डालते हैं. So identify करना पड़ेगा कि error किसमें कितना है. तो error किसमें कितना है वो कैसे चेक करें? तो भाई इसमें कितने decimals हैं? 2 decimals हैं. इसका मतलब रेजिस्टेंस की जो प्रिसीजन है, जो लीस्ट काउंट है, वो कहां तक है? 2 डेसिमल. इसका मतलब दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर की जगह दैट इज 0.01 क्योंकि 2 डेसिमल्स है, डिवाइडेड बाय 1.05. नेक्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ डी में चेक करते हैं. डी में फिर से कितने डेसिमल्स है? 2 डेसिमल्स है. सो दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 0.60. फर्दर आगे चेक करते हैं. एल में एक ही डेसिमल है, सिंगल डेसिमल. सो दैट इज प्लस 0.1 अपॉन 75.3 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हमने जो ऊपर यहाँ पे एरर लिखे हैं डेल्टा आर, डेल्टा डी और डेल्टा एल, वो कौन से लिखे हैं? रिस्पेक्टिव लीस्ट काउंट एरर्स. कि इसमें जो लीस्ट काउंट है इससे नीचे नहीं है, दैट इज 0.01. उससे छोटा वो नहीं नाप पाएगा. ये 0.01 वंस अगेन, और ये कितना 0.1, उसके नीचे ये नहीं नाप पाएगा. सो दीज आर योर लीस्ट काउंट एरर्स. रेस्ट इज अ कैलकुलेशन. प्लीज कैलकुलेट एंड गेट मी द आंसर. Here on it is just calculation. So this is an article which actually explains to me how to use the least count error. Least count का मतलब क्या है? The smallest which it can measure. इसका smallest है 0.01, इसका 0.01 और इसका 0.1. Please calculate it. Value please. Value. Sir, approximately 4.38%. सर 41.63% आया. 41 कहाँ से आ गया भाई? गलती करी. सॉरी सर, 0 पॉइंट में आ रहा है. 1/1.05 ये कितना हो गया? 0.0095. 0095 क्यों भाई? 0.9.
सर 0.95 0.95 पहली वैल्यू होगी 0.95%। अगली वैल्यू हो गई 100/30 मतलब 10/3 3.33 एंड द लास्ट वन 10/75.3 ये कितना है? 0.13 0.13 0.13 अब इसको जोड़ लेते हैं 3 3 6 5 11 2 3 6 9 15 एंड 4.51 कितना आ रहा? That's 4. सही है ना 4.51 या 4.41 4.41 so that's 4.41% is my total answer. तो कैलकुलेशन करवाना मकसद नहीं था, मकसद बेसिकली था कि जैसे यूजुअली हमें क्वेश्चन कैसे गिवन होता है दैट इज 6 प्लस माइनस 0.2 इसका मतलब सीधा हम इसको उसका एरर ले लेते हैं, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो मिसिंग है, ऐसा नहीं लिखा हुआ 1.05 प्लस माइनस समथिंग नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमें लग सकता है कि डेटा मिसिंग है पर नहीं है। तो भी क्वेश्चन कैटेगरी आपकी क्या है कि क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके अंदर से किस एरर को आइडेंटिफाई करो, दैट इज द लीस्ट काउंट एरर, और उसको आइडेंटिफाई करना आपको समझा दिया, सिंपल डेसिमल बेसिस से आपकी वैल्यू लीस्ट काउंट एरर की आपको मिल जाएगी। बाकी तो रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Right. Special edition question that is from the resistance in the parallel and series. Series resistance में तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो भी सीरीज रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला है that is simple as equal to R1 plus of R2. अब यहाँ पे जो R1 गिवन है उसकी ट्रू वैल्यू 100 है और R2 की ट्रू वैल्यू 200 है, which means that's equal to 100 plus 200 that becomes 300 ohms. ये आ गया हमारी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, और क्योंकि ये एरर इन एडिशन है तो एडिशन में जब हम एरर लिखते हैं सो दैट इज सिंपल एडिशन ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर्स, मतलब डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 हो जाएगा। अब इसका एरर हमें गिवन है 3 और इसका एरर गिवन है 4, सो द एरर इन एडिशन दैट बिकम्स हाउ मच 7 हो गया, ये टोटल ऐड करके 7 आ गया। अब अगर हमसे पूछा जाता है परसेंटेज एरर निकालो तो निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट अ परसेंटेज एरर दैट इज डेल्टा RS अपॉन RS मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी परसेंटेज, सो दैट 7 अपॉन 300 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स इट, इतना परसेंटेज आ जाएगा। सो दैट्स सिंपली 7/3, सो दैट 3 2 6 एंड 10 2.33%। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 300 एंड प्लस माइनस 2.33% इज टू बी माय फाइनल आंसर होगा। ये मेरी ट्रू वैल्यू होगी फॉर द रेजिस्टेंस इन द सीरीज, और ये उसकी मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अगर क्वेश्चन मुझसे बोलता है कि आपको परसेंटेज एरर में निकालना है तो। सो दैट्स माय आंसर फॉर द सीरीज। तो सीरीज में तो कोई ट्रबल नहीं है। दूसरा जो रिजल्ट है वो पैरेलल में, तो पैरेलल में फॉर्मूला कैसे है, 1/r प्राइम लिखा हुआ है, मैं 1/rp लिख लेता हूं। सो आई 1/rp as equal to 1/r1 plus 1/r2। तो ये तो फॉर्मूला है, तो इसके थ्रू पहले तो मैं पैरेलल में वैल्यू निकालूं, सो दैट इज 1/100 एंड प्लस 1/200। सो हाउ मच दैट वर्क्स अपॉन as equal to 200 एलसीएम हो गया, सो 3/200 हो गया। So the value for the parallel resistance that works at 200/3, एक तो वो डिवाइड करके लिख लेंगे, then what is this particular value, कितने ohms तो मेरी पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई, कम आ गई है ना, इसमें ज्यादा आती है इसमें कम हो जाती है, दोनों से कम हो जाती है, मतलब 100 से भी कम है 200 से भी कम। अच्छा अब मुझे इसका एरर लिखना है, उसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना, कौन है एरर, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला गिवन है, और फॉर्मूला क्या गिवन है, दैट इज डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर, यहां लिख देता हूं, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर1 अपॉन आर1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आर2 अपॉन आर2 स्क्वायर। ये सीधा मेरे को रिजल्ट गिवन, ये आता है डिफरेंशिएट करके, मतलब इसको अगर मैं एक थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा
तो सीधा ही आ जाएगा, क्योंकि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीधा -1/x² होता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो दोनों साइड पे वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसलिए वो नीचे स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही है। सो दिस इज कमिंग बाय डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि एरर में डिफरेंशिएशन कब यूज कर सकते हैं, जब एरर का अमाउंट कम अमाउंट हो, और हम तो एक्यूरेसी प्रिसीजन से कर ही रहे, हम तो चाहते हैं कि एरर का अमाउंट क्या रहे, कम रहे। तो ये फॉर्मूले का जो ओरिजिन है वो है एनसीईआरटी में, हालांकि ये मतलब सीधा सीधा गिवन है कि आप उसको यूज कर लो, पर मैंने फिर भी आपको उसको ओरिजिन बता दिया कि आपको होगी सर ये फॉर्मूला आ कहां से गया, तो ये फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएट करके आया हुआ। फिलहाल क्वेश्चन में बोला कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो और हमें वैल्यू निकाल दो, तो निकाल देते हैं। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इनसाइड इट। तो सब्स्टिट्यूशन में डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लूं एंड इनटू 1/rp ऐसे लिख लेता हूं, लाइक दिस, इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर। अब डेल्टा r1 की वैल्यू 3 है, दैट्स 3 अपॉन r1 की वैल्यू 100 है, सो 3 अपॉन 100 स्क्वायर, प्लस डेल्टा r2 कितना है 4, सो दैट्स प्लस 4 अपॉन r2 कितना है 200, सो 4 अपॉन 200 स्क्वायर। अब मुझे इसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो इसको नहीं भूल जाएंगे क्योंकि नीचे ना आरपी स्क्वायर था, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर ले जाकर। तो दैट्स डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इक्वल टू आरपी ऊपर चला जाएगा और आरपी की वैल्यू कितनी है 200/3, सो दैट्स 200/3 इनटू 3 अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वायर। और मुझे चाहिए क्या, मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो मुझे 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So I'm multiplying this by 100 to generate the percentage error. And now you can calculate this and you will be getting the value for the percentage error. Please calculate and generate the value for this. फिर ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशंस है भी नहीं गए, ये सारा 100 की तो पावर ही कैंसिल हो जाएगी, सारी पावर ही कैंसिल होगी। आई थिंक दैट बिकम 2/3 into 3 plus 4/4, कितना बना परसेंटेज एरर? राइट प्लीज सर 2.33। सेम आ रहा है, 2.33 आ रहा है, सेम। Sir, 2.66%. 2.5 के नियर अबाउट 6 ही आ गया अप्रोक्सीमेटली। 2.66 हो गया, 2.67 लिख लेता हूँ, 2.67% हो गया। Right, so that's the percentage error for me, and my final answer for a parallel becomes 200/3 कितना हो गया? What is 200/3? 66.66. 66.67. Right, so that's my answer. That is in the parallel, that's 66.67 and plus minus of 2.67%. So that's my final answer. That's my, क्योंकि अब देखो रिजल्ट में ना कहीं पे भी कोई डेसिमल नहीं है ना, रिजल्ट में कहीं पे भी कोई डेसिमल्स नहीं है, तो कई बार इसको राउंड ऑफ करके दे दिया जाता है रिजल्ट को, कि इसको आपको दे दिया जाएगा 67 राउंड ऑफ करके एंड प्लस माइनस 3%। रीजन जो भी आपकी गिवन क्वांटिटीज है उसके अंदर कोई डेसिमल्स नहीं है, तो राउंड ऑफ करके लिख दिया जाएगा। जैसे अगर इसको राउंड ऑफ करके लिख देते 2% होता है और ये कितना है 3%, एक्यूरेटली तो इतना ही है, हमने निकाल लिया, पर हो सकता है ऑप्शन में कई बार इस तरीके से मेंशन हो। राइट, सो दैट्स द क्वेश्चन फॉर अ सीरीज एंड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का भी आ जाता है, बिल्कुल सेम, क्योंकि उसका भी जो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का वो सेम ही तरीके से बिहेव करता है। उसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो मिनट फॉर्मूला है और एक लेंथ फॉर्मूला है। मिनट फॉर्मूला में 1/√m
u plus 1 upon v equal to 1 upon f होता है, और लेंस फॉर्मूले में 1 upon u minus 1 upon v equal to 1 upon f होता है। तो ऐसे दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से है। सो दैट्स द फॉर्मूला, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमें गिवन है, एंड द फॉर्मूला इज गिवन एज 1 upon f as equal to 1 upon u plus 1 upon v। इसका मतलब मुझे इसका एरर कैसे लिखना होगा, दैट इज डेल्टा f अपॉन f स्क्वायर, जैसे पीछे यूज किया था, एज डेल्टा u अपॉन u स्क्वायर एंड प्लस डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर। That's the error part of it, and then I can happily keep on substituting my value to get down the result। तो सबसे पहले तो f की सीधा पूछा हुआ है कि आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो f की वैल्यू गैदर कर लेते हैं कि f की वैल्यू कितनी है। तो 1 upon f from f is 1 upon u, so 1 upon 30 and v, and that's plus 1 upon 60। Right? So what is the value for f? Quickly, what is the value for f? So 20. 20. The value for f works as equal to 20. So f की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेल्टा f अपॉन f हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज डेल्टा f अपॉन f एंड इनटू 1 अपॉन f लिख लेते हैं इज इक्वल टू डेल्टा u, वो हमें गिवन है 0.3 अपॉन u स्क्वायर, सो अपॉन 50 प्लस डेल्टा v, दैट्स 0.6 अपॉन v स्क्वायर, सो दैट्स 60 स्क्वायर, और हमें परसेंटेज एरर निकालना है। सो फाइनली डेल्टा f अपॉन f परसेंटेज, ये f ऊपर चला जाएगा, f गोज f की वैल्यू हमने निकाली, सेम यूनिट्स में है सब कुछ, सो दैट इज 20 into 0.3 upon 30 square plus 0.6 upon 60 square and multiplied by 100, तो भी परसेंटेज एरर निकालना, and so we calculate this and check on the result। So second time same expression को apply करने में हमें खास दिक्कत नहीं है। So please get on the result। So 0.66. 0.66 तो 1%। तो 1% आ रही है। पूरा आ रहा 1%, ये 0.3 अपॉन 9 हो जाएगा, 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 0.3 अपॉन 9 एंड द सेकंड वैल्यू इज 0.6 अपॉन 36, ये रहेगा, बाकी तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। So that's it, so that is 22 लिख लेते हैं, so that is 3 1/3 हो गया, और यहाँ से 1/6 हो गया, राइट। so तो मेरे ख्याल से पूरा ही हो गया, 2/6 प्लस 3/6 हाफ हो गया, so पूरा कैंसिल हो गया, so completely 1% up, exactly it is working as 1%, and that's the answer, that's the D part, that's working as 1% over there। Sir, please show the previous slide. Sure. Thank you, sir. Yeah. Noted this. Yes, sir. Okay. Let's attempt the last question of the day. That is the relative density problem. और क्वेश्चन में उसका एक्सप्रेशन हमें साफ दिया हुआ है। That's the expression for the relative density given to us. That's W1. अब W1 का मतलब क्या है वो देख लो. That's the weight of the body in the air.
तो मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, मैं उसको RD से लिख दूं, रिलेटिव डेंसिटी, दैट्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर एंड अपॉन लॉस इन वेट, ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। और वेट इन एयर तो एज इट इज लिख दिया मैंने, अपॉन लॉस इन वेट का मतलब होता है दैट्स वेट इन एयर एंड माइनस वेट इन द लिक्विड, मतलब जिस पर्टिकुलर लिक्विड में उसको वेट करा है। तो वो अंडरस्टूड है कि जब किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को वेट करते हैं तो उसको बॉइंग फोर्स लगती है, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो मेजर कम होता है, और वही लॉस इन वेट कहलाता है। तो फिलहाल तो क्वेश्चन में सारा फॉर्मूला गिवन ही है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, परसेंटेज एरर निकालनी है। सो लेट्स कैलकुलेट अ परसेंटेज ओवर हियर। सबसे पहले तो रिलेटिव डेंसिटी वैल्यू निकालते हैं। तो जो रिलेटिव डेंसिटी जिसको रो से डिनोट करा हुआ है, मैं भी उससे डिनोट कर लेता हूँ, और रो आर से डिनोट करा हुआ है। सो दैट इज W1 कितना है 8 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं ट्रू वैल्यूज। सो 8 माइनस 6 हो गया, so that's 8 upon 2, so that's 4, so relative density की वैल्यू 4 आ गई, right? That's simply by using the expression. अब इसका एरर निकालो, मतलब जो मेरे पास एक्सप्रेशन है that is W1 upon W1 minus W2, ये मैं इसको लिख लेता हूँ W1 upon W3, ऐसे लिख लेता हूँ। जो W3 है that is nothing but equal to W1 minus of W2, ठीक है ना? तो मैंने उसको W3 लिख लिया। अब ये मेरा कैसा हो गया, ये डिवीजन का फॉर्मूला हो। अब डिवीजन के फॉर्मूले में एरर कैसे लिखते हैं वो मेरे को आता है। सो दैट्स डेल्टा रो R अपॉन रो R शुड बी डेल्टा W1 अपॉन W1 प्लस डेल्टा W2 अपॉन W2, क्योंकि मुझे डिवीजन का रिजल्ट होता है जो कि फ्रैक्शनल एरर में लिखना होता है, तो मैंने फ्रैक्शनल एरर फॉर्म में लिख दिया, करेक्ट। अब इसमें जो W3 है, जो W3 है वो एक्चुअली कहां से आ रहा है, वो एक्चुअली आ रहा है फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब इसमें जब एरर लिखेंगे ये तो सब्ट्रैक्शन वाला एरर यूज होगा, अभी तो यहाँ पे मैंने डिवीजन वाला एरर यूज करा, तो जब मैं इसमें सब्ट्रैक्शन यूज करूंगा सो इट शुड बी डेल्टा W3 एज डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2, एरर्स तो ऐड ही होने है ना, तो क्वांटिटीज तो एक्चुअली में सब्ट्रैक्टेड है, पर एरर तो उसका क्या होता है, ऐड होता है। याद रखें कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कौन से एरर यूज होते हैं, मीन एब्सोल्यूट, और ये क्या है, डिवीजन। डिवीजन में कैसे एरर यूज होता है, दैट्स अ रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्वेश्चन दोनों का मिक्सचर था, इसलिए यहाँ पे आपको करा दिया। अब यहाँ से डेल्टा W3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और W3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्लैरिटी से बन जाएगा, दैट इज डेल्टा W1 अपॉन W1 एज इट इज लिखा, डेल्टा W3 की वैल्यू यहां से आ गई फ्रॉम द आइडिया ऑफ द एरर इन सब्ट्रैक्शन, एंड अपॉन W3 दैट इज फ्रॉम देयर W1 माइनस W2, और परसेंटेज निकालनी है, सो आई मस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 100 एंड आई शुड बी गेटिंग इन माय परसेंटेज एरर फ्रॉम देयर। So I need to substitute the values now. तो सबसे पहले डेल्टा W1 की वैल्यू वो यहाँ से, अरे वैल्यू कौन गई, ओहो वैल्यू मिसिंग है, तो सेम ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 0.05, सेम वैल्यू ले लेता हूँ मैं, है ना, वैल्यू मिसिंग है, सेम वैल्यू ले लेता हूँ। सो दैट्स 0.05 डिवाइडेड बाय W1 कितना है 8 है, सो अपॉन 8 एंड नेक्स्ट वैल्यू दैट इज प्लस डेल्टा W1 0.05 plus delta W2 0.05 divided by W1 minus W2, so that is 8 minus of 6 and this multiplied by 100, and that should be my result. So you can calculate this to get an answer. तो ये एक स्टेप था जिसके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कराया, मतलब एक वेरिएटेड क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर आपको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एक साथ यूज हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना वो आपको शो अप कर दिया। चेक द फाइनल आंसर। आई थिंक पहली वैल्यू तो हो गई हमारी 5/8, 0.05 into this 5/8, और सेकंड वैल्यू होगी 0.05 0.1 हो गया,
0.1 into 100 10 हो गया, so that is 10/2 yeah decimal percentage. कितना हो गया भाई फाइनल आंसर? 5 प्लस ये कितना 5 by 8 कितना हुआ? 0.625. 0.625. So that gives me 5.625%. Should be the percentage error over. Right, so मैंने बोला था कि कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब डिफरेंट है, वो मैंने जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दिए हैं. लास्ट के तीनों क्वेश्चन, वन ऑफ द फोकल लेंथ, उससे पहले रेजिस्टेंस एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस एज द रिलेटिव डेंसिटी. और उससे पहले जो कराया था दैट वाज फॉर अ रेजिस्टिविटी क्वेश्चन जिसके अंदर हमने लीस्ट काउंट एरर को यूज करा था. तो एक डिफरेंट क्वेश्चन है. बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूले से हो जाते हैं, वो विद प्रैक्टिस और आपको अचीव हो जाएंगे. So आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. With this we are completing the article of the error analysis in detail, every topic covered. So I will be stopping the